लेकिन अब ये हमने गेन्स तो पढ़ लिए भाई, ये फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। सही है, वो इश्यूज़ क्या हैं ट्रेड में डेवलपमेंट के हवाले से? एक तो टर्म ऑफ ट्रेड का इफेक्ट, दूसरा इमेसराइजिंग ग्रोथ, फिर एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी, फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और वर्सेस एक्सपोर्ट प्रोमोशन पॉलिसीज़ कि हम कौन सी यूज़ करें, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड से कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, सबसे पहले तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो रेशो है प्राइस का, सही है, कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान, कि कंट्री की एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स यूज़ करते हैं हम, सारे प्राइसेस को ऐसे जमा करके नहीं। अब ये इंडेक्सेशन तो हमने पढ़ी है उधर, किसमें पढ़ी है भाई, वो था ना अप्लाइड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वैसे अभी हम जब ये पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, तो फिर हमें जो वो टर्म पेपर मिला हुआ है ना, जो हमें सॉल्व करना है, हम फिर उसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये चीज़, ठीक है, उसके सारे सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, तो सब टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है कि रेशो होता है, इट मीन्स कि हम डिवाइड करते हैं कंट्री के एक्सपोर्ट प्राइसेस को वर्सेस इंपोर्ट प्राइसेस, ठीक है। अब इसकी टाइप्स हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की, ठीक है। टाइप्स क्या होती हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो कमोडिटी का होता है, ठीक है, और एक टर्म्स ऑफ ट्रेड इनकम का होता है। तो अब देखो, अगर PX जो है वो प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट है और PY जो है वो प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट है, ये PM होना चाहिए था, खैर। तो कमोडिटी का टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, जो कि N से डिनोटेड है। N का मतलब है कि कमोडिटी का टर्म्स ऑफ ट्रेड है, कमोडिटी का मतलब गुड्स, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो आंसर आएगा ना इससे, तो उससे हम पता करेंगे कि हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है, इफ n इज इक्वल्स टू 120। अब देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो इक्वल होता है ना वो 100 पे होता है। अगर 100 आंसर आ रहा है ना हमारा, इट मीन्स नो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ रहा है या इससे कम आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर हो रहा है या ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल कि हमारा आंसर आ रहा है 120, तो 120 का आंसर का मतलब ये है कि बेस ईयर हमने जो भी लिया, इट कैन बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स एगो, या बिल्कुल ही पिछले वाले प्रीवियस ईयर लिया है। तो बेस ईयर और करंट ईयर के दरमियान, सही है, जो एक्सपोर्ट प्राइसेस थी वो 20% इंपोर्ट प्राइसेस के मुकाबले में बढ़ गई। क्या मतलब वो इसका, समझ में आया? नहीं, दोबारा बता दो। देखो, जो नॉर्मली टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है ना वो होता है 100, इट मीन्स के नो चेंज। अब 100 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी ना, एक्चुअली वो परसेंटेज है। अब वो 150 हुई तो इट मीन्स के 50% इंक्रीज, वो 120 हुई तो इट मीन्स 20% इंक्रीज, वो 130 हुई तो इट मीन्स 30% इंक्रीज। लेकिन ये 50% इंक्रीज, 20% इंक्रीज और 30% इंक्रीज क्या है? तो ये देखो ये क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने पिछले साल का जो बेस ईयर है वो हमने लिया जैसे 2017, ये हमारा बेस ईयर है। करंट ईयर कौन सा है? 2020 का हम लेते हैं क्योंकि 21 तो अभी शुरू हुई है, ठीक है। तो ये बेस ईयर, ये करंट ईयर। अब इनके दरमियान का हमने निकाला टर्म्स ऑफ ट्रेड। वो किस तरीके से हमने निकाला कि हमने प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स लिए, प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। अब कहीं हम करंट प्राइस लेते हैं, कभी कहीं हम जो है वो बेस ईयर प्राइसेस लेते हैं। तो हमने लेस्पी पैसे और फिशर प्राइस इंडेक्स पढ़ा है, याद हो अगर, ठीक है। पी पी P1 Q0 अपॉन P0 Q0, तो उससे हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इंटरप्रिटेशन क्या होगी, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 120 आए टर्म्स ऑफ ट्रेड ना, ठीक है, मतलब N कमोडिटी का ये 120 आए, तो 120 का मतलब क्या है कि जो एक्सपोर्ट प्राइसेस 2017 में थी ना इंपोर्ट प्राइसेस के मुकाबले में, इट मींस कि एक्सपोर्ट प्राइसेस
फॉर एग्जांपल 50 थी, ठीक है, और ये 100 थी इंपोर्ट प्राइसेस, ठीक है, तो इसके मुकाबले में तो अब ये 20% इंक्रीज कर गई है। 50 का 20% क्या होगा भाई? 10। तो अब ये जो है ना वो ऐसे हो गए, समझ में आया? विच मीन्स कि अब इंपोर्ट जो है वो हमें महंगी पड़ रही है। इट मीन्स कि एक्सपोर्ट प्राइसेस हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब पहले एक्सपोर्ट जो है वो हमारी फॉर एग्जांपल 50-10 पे थी, लिखा तो मैंने सही था, तो अब एक्सपोर्ट 60-10 पे हो जाएगी, ठीक है, 20% इंक्रीज होने के बाद। भाई एक सेकेंड, एक बार सवाल है मेरा। जी सिंपल बात है कि 100 जब अबव 100 होगा तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी, और डिक्रीज तब होगी जब बिलो 80 होगा या बिलो 100 होगा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट प्राइसेस हाँ ना, वही ना, एक्सपोर्ट प्राइसेस। ओके। रिलेटिव टू इंपोर्ट प्राइसेस, अरे हाँ भाई। ठीक है। मैं इसको एक और दफ़ा लास्ट मरतबा एक ऐसी वर्बली बता देता हूँ, शायद उस एग्जांपल से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल हम जो है नहीं एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं यार, एक्सपोर्ट कर रहे हैं 10 बिलियन डॉलर्स की, सही है, उसके मुकाबले में जो इंपोर्ट हमारी हो रही है, सही है, वो 15 बिलियन डॉलर्स की हो रही है। अब जब ऐसा होगा कि N120 हो गया, तो इट मीन्स कि हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है वो 20% प्राइस इंक्रीज़ कर गई। इट मीन्स कि हमारी करेंसी एप्रिसिएशन भी हो गई, और हमारी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस, वो उसकी जो है क्वालिटी भी बढ़ गई, ठीक है। तो अब जब क्वालिटी बढ़ जाती है तो हम महंगा बेचते हैं। तो पहले 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करने के बाद 15 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे थे, अब 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करने के बाद 17 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब शायद समझ में आ गया हो। चलो, अगर अभी भी किसी को नहीं आया तो फिर मुझसे वो व्हाट्सएप पे पूछ ले, फिर मैं उसे और डिटेल में बता दूंगा। फिर इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड पे आ जाएं। व्हाट इज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड? कि अगर Px इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट, Py इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट, ठीक है, और Qx इज द नेशन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, नेशन कितनी एक्सपोर्ट्स कर रही है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आई से डिनोटेड होगा, और जिसका मतलब ये है कि प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाई बाय नेशन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो इसकी भी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से कि अगर आई 105 होगा, ठीक है, इसमें भी वो ये 100 जो है वो बेस ईयर है, ठीक है, अगर 100 से ऊपर हुआ तो फ़ायदा, 100 से नीचे हुआ तो नुकसान। तो क्या होगा कि बेस ईयर और करंट ईयर के दरमियान कंट्री की एबिलिटी इंपोर्ट की बेस्ड ऑफ अर्निंग्स 5% इंक्रीज हो गई, वही सेम, ठीक है, 5% इंक्रीज हो गई। पहले 10 बिलियन डॉलर से वो 15 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट कर पा रहे थे, एक्सपोर्ट करने के बाद 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करने के बाद 15 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर पा रहे थे। अब 5% इंक्रीज हो गया, तो 10 बिलियन डॉलर का 5% कितना होगा? जैसे हमने जनरल एग्जांपल पहले मैंने बताई कि 10 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट के बाद, ठीक है, हम 15 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट करने के काबिल थे। अब क्या हुआ कि हमारा जो है वो 5% इंक्रीज हो गया, तो अब 10 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने के बाद हम 17 बिलियन 15 डॉलर्स बिलियन की इंपोर्ट कर सकते हैं। 17। ओके। अब इंक्रीज हो गया ना, हमारी एबिलिटी टू इंपोर्ट इंक्रीज हो गई। एबिलिटी टू इंपोर्ट इंक्रीज होने की दो वजह हो सकती हैं, या तो हमारी करेंसी एप्रिसिएशन हो गई, ठीक है, या हमारी एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस थी हमने वो बढ़ा दी, जो हमारी कमोडिटी की प्राइस थी जो एक्सपोर्ट कर रहे थे हमने वो इंक्रीज कर दी, क्योंकि हमारी क्वालिटी एकदम बेहतरीन है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने बताया एज एन फॉल्स अ नेशन मस्ट एक्सपोर्ट मोर इन ऑर्डर टू परचेज द सेम नंबर ऑफ इंपोर्ट्स, वही जो मैंने अभी बताया कि अगर जो है वो एन कम होगा, एन फॉल्स का मतलब कि 100 से नीचे होगा, तो 100 से अगर एन नीचे हो तो इट मीन्स कि कंट्री को ज़रूरत है कि वो एक्सपोर्ट अपनी ज़्यादा करे, ठीक है, ताकि वो सेम नंबर ऑफ इंपोर्ट्स कर सके। अगर एन नीचे होगा तो इट मीन्स क्या होगा कि 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट के बाद अब 15 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे, बल्कि 12 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है जी पूछें। कि आप एक सिंपल चीज बता रहे हो अगर हमें कि मतलब एन मतलब अगर 100 से बिलो होगा तो वो फॉल होगा, तो यार आप फिर ये परसेंटेज की क्या बात कर रहे हो? ये हम परसेंटेज क्यों निकालनी है फिर? परसेंटेज ताकि ये पता तो चीज है कि मेरे
ताकि पता ये तो है चीज कि समझ नहीं आ रही, सिंपल एक जो फिगर निकली है उसी को हम लोग वो नहीं कर सकते क्या, समराइज नहीं कर सकते उसको? नहीं, हम उसको वैसे समराइज़ नहीं कर सकते, हमने परसेंटेज में इसको पढ़ना होगा, क्योंकि हमने जो ये एक्सपोर्ट हमने इंक्रीज़ करनी है, तो वो कितनी इंक्रीज़ करेंगे आप एक्सपोर्ट? अब ये कह रहे हैं कि अगर एन फॉल हो गया, ठीक है, अब एन पहले 100 था, हम बेस ईयर 100 ही लेते हैं, अब एन आ गया फॉर एग्जांपल 85 पे, तो अब आप एक्सपोर्ट अपनी कितने परसेंट बढ़ाएंगे? क्या आप जो है वो सेम नंबर ऑफ इम्पोर्ट्स ले सकें? ये कैसे निकालोगे? अच्छा ना, तो 15 कर देंगे ना। अब 15 देखो, अब हमें देखना होगा ना कि एन जो है वो फॉल्स हुआ 15%, तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे 15%। अब जो भी वॉल्यूम होगा एक्सपोर्ट का, उसको हम 15% निकालेंगे और वो पिछले वॉल्यूम में ऐड कर देंगे, तो अब हमें पता होगा कि हम इतनी एक्सपोर्ट करेंगे तो हम सेम नंबर ऑफ इम्पोर्ट्स ले सकेंगे। ठीक है, इस वजह से हम इसको परसेंटेज में कर रहे हैं। ओके। तो एन फॉल होने पे क्या होगा कि पहले $10 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे थे, सही है, $15 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे थे, अब एन फॉल हो गया, तो अब $10 बिलियन की एक्सपोर्ट करने के बाद क्या हो रहा है, $12 बिलियन की इंपोर्ट हो रही है। तो अब जितना एन फॉल हुआ है जितना परसेंट, उतने ही परसेंट हम एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, तो फिर हम वापस $15 बिलियन की इंपोर्ट कर पाएंगे, तो वो $10 बिलियन से बढ़ के अब वो $12 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, और आई का भी यही है कि आई अगर फॉल्स होगा तो नेशन एबिलिटी टू परचेज इंपोर्ट फॉल्स। अगर आई गिर जाएगा, जितने भी परसेंट गिरेगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि इंपोर्ट जो है वो कितनी फॉल हो गई। लाइक ये 85 पे आ गया तो ये 15% हुआ, तो एबिलिटी टू परचेज भी हमें पता चल जाएगी इंपोर्ट की 15%। दोनों के रिजल्ट सेम होता है, सिर्फ ये दो इसलिए हैं ताकि क्योंकि दोनों के फार्मूलास अलग अलग है ना, तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल हो तो हम उस हिसाब से कर लें। अगर हमारे पास टोटल वॉल्यूम एफ एक्सपोर्ट नहीं है तो फिर हम एन यूज़ करेंगे, आई यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका फार्मूला ऐसा है ना। तो ये सिर्फ डेटा की वजह से होता है, क्योंकि हर दफ़ा हर एक जैसा डेटा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका फार्मूला बिल्कुल अलग है इसका, ठीक है, और इसका फार्मूला बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्यू हुआ तो हम ये कर लेंगे, क्यू नहीं हुआ तो ये कर लेंगे।